दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम है एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़। और पिछली बार जो हमने टॉपिक लिया था उसका नाम था हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एट वर्क। किस तरह से वर्क प्लेस पे हमने मोटिवेटेड रहना है, अपने आप की बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए क्या टिप्स हैं, हमने इस बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं एक और शानदार टॉपिक के बारे में जिसमें हम जानने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। हम सब जानते हैं कि हर आदमी आज के इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर तनाव से मुक्त होना चाहता है, एक अच्छा जीवन बिताना चाहता है, वो स्वस्थ रहना चाहता है, वो आनंदित खुश रहना चाहता है, जीवन के सब आयाम के अंदर अपने आप को पिरोना चाहता है और एक संतुलन में अपने आप को बैठाना चाहता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, इस जीवन के बहुत सारे आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, जैसे फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशंस, एनवायरमेंटल डायमेंशंस। इन सारे डायमेंशंस के अंदर, इन सारे आयाम के अंदर अपने आप को बीच में रख पाना, अपने आप को संतुलित रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और ये चैलेंज कई बार इतना हावी हो जाता है हम पर कि हमारे जीवन के अंदर से सारी खुशियों को छीन लेता है। इस संतुलन को किस तरह से हम बनाए रख सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक सफल इंसान के साथ साथ एक अच्छे और खुश इंसान बने रह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम जानेंगे उन टिप्स के बारे में जो आपको एक सफल इंसान होने के साथ साथ, एक खुश इंसान होने के साथ साथ, एक काबिल इंसान होने के साथ साथ जीवन के सब आयामों में संतुलित रहना सिखाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज की इस यात्रा पर और जानते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करें। आपने दुकानदारों को देखा है, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अपनी दुकान खोल लेते हैं और रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक दुकान बंद करते हैं। कितने घंटे का काम है? मिनिमम कोई भी दुकानदार 12 घंटे से कम काम नहीं करता, मिनिमम। ऐसे ऐसे दुकानदार मैंने खुद देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। सुबह 5 बजे दुकान खोलते हैं और रात के 10 बजे तक वो दुकान पे रहते हैं, यानी लगभग 15, 16, 17 घंटे लगभग। जब वो घर छोड़ के आते हैं तो बच्चे सोते मिलते हैं, जब वो घर जाते हैं तो बच्चे सोते मिलते हैं। जीवन कहाँ है? इस आपाधापी के स्थिति के अंदर जीवन कहाँ है, जिसे हम लाइफ कहते हैं, वो कहाँ है? कहीं नजर आती है? एक स्टडी के अनुसार वर्ल्ड के अंदर 94% लोग 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं एक वीक में। एवरेज 60 से भी ज्यादा घंटों की है। अगर हम 6 दिन की औसत मान लें एक हफ्ते में, 7 में 6 दिन काम की, तो 10 घंटे पर डे। और ये मेंटल पीस को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा कारण है, तनाव को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। बड़ी अलग अलग स्टडीज और रिसर्च के अंदर ये पाया गया है कि 50 घंटे का एवरेज काम ऑप्टिमम काम होता है। बहुत सारी दुनिया के अंदर तो 40 घंटे पे भी लोग आ गए हैं और उससे भी कम की डिमांड कर रहे हैं बहुत सारे प्रोफेशनल कि वो 32-35 तक चला जाए। लेकिन वो तब है जब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हों और बहुत ज़्यादा हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हो, वहाँ तब की बात है। लेकिन एवरेज भी अगर हम कह के चलें, मान के चलें, तो 50 घंटे का ऑप्टिमम वर्क, बैलेंस्ड ऑप्टिमम वर्क होता है। ऑप्टिमम होता है, बैलेंस्ड होता है, जिसके अंदर 50 घंटे आप काम करो। अगर हम 6 दिन का माने तो 8 घंटे एक दिन में बहुत है। अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा, आप काम को और जीवन को संतुलित नहीं कर पाओगे, तो क्या नुकसान होंगे? सबसे पहला नुकसान फिजिकल, आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा, हेल्थ के साथ आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करोगे। दूसरा, मेंटल इलनेस, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये शिकायतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। जो IT वाले लोग हैं वो कम से कम 10 से 12 घंटे पर डे काम करते हैं। 10 से 12 घंटे कहना बड़ा आसान होता है, 10 से 12 घंटे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और दिमाग जो हमारा है उसके अंदर 86 खरब न्यूरॉन्स हैं और 1000 खरब वो सिनेप्सिस बनाता है अलग अलग। पूरे शरीर का 2% हिस्सा होता है दिमाग। किसी का वजन 70 किलो है तो दिमाग का वेट कितना है? लगभग 1400 ग्राम। एक एवरेज जो ह्यूमन माइंड होता है वो लगभग 1250 ग्राम का होता है। और हमारे जितनी दिन में हम ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं उसका लगभग 20% हमारा दिमाग खर्च कर देता है। जितनी हम ऊर्जा दिमाग खर्च करते हैं उससे 20% उसकी, मान लो कोई आदमी 2000 कैलोरीज यूज करता है पूरे दिन में, तो अकेला 400 कैलोरीज तो दिमाग खा जाता है। कहते हैं ना कि दिमाग क्यों खा रखा है? आदमी दिमाग नहीं खाता, दिमाग खाता है ऊर्जा को। यानी 2% वो वेट में है और 20% ऊर्जा की खपत कर रहा है, तो यानी 10 गुना अपने वेट से ज्यादा ऊर्जा खत्म करता है वो दिमाग की। तो क्या क्या होएगा? फिजिकल नुकसान शुरू हो जाएंगे, मानसिक रूप से आप परेशान हो जाओगे। और क्या नुकसान होंगे? आपके रिलेशन खराब होने शुरू हो जाएंगे। अब काम से अगर 12 घंटे 14 घंटे घर से बाहर रहोगे आप, तो घर में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, झगड़े भी होंगे, मानसिक शांति भी आपकी खराब हो जाएगी। फिजिकल भी हो रही है, मानसिक भी हो रही है। सोशल आप कोई टाइम नहीं दे पाओगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। जो शॉपकीपर है, एक दुकानदार व्यक्ति है, वो कहाँ निकल पाता है? उसकी अगर अपनी लाइफ देखो आप, उसको 30 बाय 30 है ना, 30 के 30 दिन काम है, महीने में 365 दिन होते हैं, 365 के 65 दिन काम है। और उसके घर में बेचारे की शादी है तो वो कैसे मैनेज करता होगा वही जाने। कोई छुट्टी नहीं है, सिंगल भी छुट्टी नहीं। सबने देखे होंगे ना दुकानदार, तो कुछ के घर में होंगे भी, पेरेंट्स में भी रहे होंगे दुकानदार, तो कितना चैलेंजिंग जॉब होती है। तो लगभग 80% लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जिनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, जो एवरेज 60 घंटे काम करते हैं, एवरेज 10 घंटे डेली। और क्या नुकसान हो सकता है? प्रोडक्टिविटी खत्म हो सकती है आपकी। जब दिमाग
बर्नआउट हो जाएगा, जब शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्वभाव बेकार हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, तो फिर प्रोडक्टिव कहाँ से रह जाओगे आप? तो क्या होगा? ना तो है ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो वो ना तो अपने काम का है ना फिर किसी और के काम का है, अपने अपने काम का भी नहीं है वो, क्योंकि उसने अपनी हेल्थ खराब कर ली, अपना शरीर खराब कर लिया, दुनिया भर की बीमारियां पैदा कर ली, और परिवार और समाज के तो काम का है ही नहीं वो। जब उसका शरीर और दिमाग ही नहीं काम कर रहा तो क्या काम आएगा किसी के? तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के सारे मतलब ये नुकसान है, साइंस है। हमें कैसे पता लगेगा? जब आपको ये लगे कि आप स्ट्रेस में हो, इरिटेट हो रहे हो, तनाव में हो, नहीं अच्छी तरह से लोगों से बात नहीं कर पा रहे, अपने काम के अलावा लोगों के काम भी नहीं कर पा रहे, जो काम भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, उल्टा पुल्टा कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? ये सारे सिम्टम और साइंस हैं। जैसे बीमारी के साइंस होते हैं डॉक्टर शिखा, ऐसे ये सारे साइन किसके हैं? जीवन के अंदर असंतुलन के साइन है। जब वर्क लाइफ इंबैलेंस हो जाता है तो उसके साइन है, सारे नकारात्मक दुष्प्रभाव हैं सारे के सारे। और जो लोग बनाना सीख जाते हैं उनको फायदे क्या होते हैं? जो ना करने के नुकसान है वही अच्छा करने के फायदे भी हैं, सेम, ठीक है ना? आप फिट रहोगे अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस बना लोगे। जो हमने जीवन के डायमेंशन हमने स्टडी करे हैं, फिजिकल डायमेंशन सबसे पहले होता है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो बाकी डायमेंशन तो किस काम के हैं? उसके बाद इमोशनल डायमेंशन, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके अंदर भावनाएं होनी चाहिए। इमोशनल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन को कई लोग इकट्ठा भी जोड़ देते हैं, कुछ लोग अलग अलग करके इसको देखते हैं। जब आप इमोशंस आपके अच्छे होंगे तभी आप सोसाइटी में रहने के काबिल बनोगे। सोसाइटी में तो इमोशंस चाहिए ना, किसी भी से भी आप संबंध जोड़ोगे, कोई भी संबंध जोड़ोगे, कोई भी रिलेशन, सबसे पहले तो इमोशनल होना मांगता है। अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आप कैसे समाज में या परिवार में कैसे जुड़ोगे? तो फिजिकल डायमेंशन, फिर इमोशनल डायमेंशन, फिर मेंटल डायमेंशन, या इसको इंटेलेक्चुअल डायमेंशन भी बोलते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है ना अपने विचारों से तो बाकी प्रजातियों से, बाकी जीवों से अलग होता है। जब आप कुछ नया सोच पाओगे, इंटेलेक्ट आपका काम करेगा, नए नए विचार आपके दिमाग में आएंगे। इन विचारों ने तो दुनिया ऐसी बनाई है जो दिख रही है हमें। अगर ये विचार नहीं होते हमारे पास, ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती, ये सोचने की अलग से क्षमता नहीं होती, आउट ऑफ द बॉक्स देखने का तरीका हमें नहीं पता होता, तो फिर इतनी दुनिया जो विविधता से भरी पड़ी है, जो इतने अलग अलग चीज़ें हमें नज़ारे दुनिया में देखने को मिलते हैं, जो पिछले 10,000 साल में हमने रेवोल्यूशंस की हैं, जो इनोवेशंस की हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजीज आई है, वो सारी विचारों की वजह से तो है कि हमने सोचना सीखा हमने। तो वो भी तभी होगा जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक होगा। अगर वो नहीं है तो कैसे करोगे आप? जिस आदमी को समय नहीं मिलता वो सोचेगा भी क्या? सोचने के लिए समय चाहिए। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो वही लोग कर पाए हैं जिनका पेट भरा था और दिमाग खाली था सोचने के लिए। जो हमारे पूर्वज थे वो तो बेचारे इतनी मेहनत करते थे, 15-15, 20-20 घंटे वो एवरेज एक व्यक्ति 50 किलोमीटर चलता था अपने नीड्स को, अपने भोजन की नीड्स को पूरी करने के लिए। तो उनके पास कहाँ टाइम था सोचने का? वो तो बेचारा शरीर की पूर्ति में लगे रहते थे सारा दिन बस। और जीवन कोई इतना आसान तो था नहीं, वो तो जंगली जानवरों के बीच में अपना जीवन बिताते थे और वो चलते चलते बेचारे भोजन की तलाश के अंदर ही पूरा दिन, पूरी जिंदगी निकालते थे। ये तो जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन शुरू हुई, जब हरित क्रांति आई, जब हमने स्टेबल होना सीखा, फैमिलीज बनाई, हम इकट्ठे होकर रहने लगे, तभी हम अनाज को उगाने लगे, उनको भंडारण करने लगे उनका। उसके बाद जाके फिर हमने, कोई आदमी बीमार हो गया, रहने के लिए भी जगह नहीं थी उस टाइम, तो फिर हमने घर बसाए, सारा कुछ किया, तब जाके बात बनी। तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो आप फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, फिजिकल डायमेंशन के साथ साथ मेंटल, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल या फिर ऑक्यूपेशनल, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल, सब पे फर्क है, फाइनेंशियल, हर चीज में फर्क है। आप किसी चीज का एंजॉय नहीं कर पाओगे जीवन के अंदर। तो इस सारे के सारे फायदे भी मिल जाएंगे अगर वो ठीक कर लो आप। इम्बैलेंस होने के नुकसान बहुत सारे हैं और बैलेंस होने के फायदे भी बहुत सारे हैं। तो फिर हम किधर जाएंगे? नुकसान की तरफ जाएंगे, फायदे की तरफ जाएंगे? फिजिकल डायमेंशन में मोटी मोटी 3 चीजें आती हैं, आपकी डाइट, एक्सरसाइज और तीसरी स्लीप, नींद। मोटी मोटी 3 चीजें आती हैं। अच्छी डाइट, 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज और 8 घंटे की बढ़िया वाली नींद। ये 3 कर लोगे आप, फिजिकली आप फिट। जो नहीं करोगे, आज युवावस्था में हो, जवान हो, 40 साल के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 40 साल के बाद शरीर के अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाती है। हमारा शरीर एकदम किसी को नहीं मारता, स्लोली मारता है। सेल्स जो होती है ना, डीजनरेट होती है आराम। जितनी हमारी बीमारियां आती है 40 साल के बाद, चाहे आंख के अंदर मोतिया आए, चाहे शरीर के अंदर शुगर आए, चाहे घुटनों के अंदर ग्रीस कम हो जाए, बाल का सफेद होना है, ये सारी शरीर पे, चेहरे पे झुर्रियां आना, ये सारी कौन सी बीमारियां हैं? ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जो उम्र के हिसाब से आती। लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल खराब है तो ये चीजें 25 साल में भी शुरू हो जाती। आजकल आप देखो ना, घुटनों की दिक्कतें जो पहले कभी 50 साल के बाद आती थी, आज वो शुरू हो गई, 25-30 साल के लोगों को शुरू हो गई। सबसे बड़ा कारण क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिजिकली हम बिल्कुल भी फिट नहीं है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे लेजी देशों में आता है, सबसे सुस्त देशों में। भारत के लोग 20 मिनट भी डेली अपने शरीर को नहीं देते। 57% लोग भारत के आलसी हैं जो 20 मिनट भी अपने शरीर को नहीं देते। अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस बना लें तो एक स्टडी ये हुई है कि 21% हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं ज़्यादा। जितना हम अभी काम कर पाते हैं ना एफिशिएंटली, उससे 21% ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने से। और वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का अर्थ ये है कि आप अपने काम के साथ अपने बाकी जो आयाम है उनके ऊपर भी टाइम देना शुरू करो। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मोटे मोटे आप 4 आयाम पे काम शुरू कर लो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ज़्यादा तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहला तो हमने बात किस पे कर ली? शरीर पे, फिजिकल डायमेंशन पे। दूसरा सोशल या इमोशनल डायमेंशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
जैसे IQ से इंपॉर्टेंट EQ होती है ना, इमोशनल कोशेंट, वो इंटेलिजेंट कोशेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80-20 का रेशो है। एक आदमी इंटेलिजेंट है, हमेशा टॉप आया है, लेकिन वो जीवन की गति में फिसल सकता है, स्लिप हो सकता है या पिछड़ सकता है। ये स्टडी हुई है कि इसकी IQ कम है और इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा कामयाब होता है अपने करियर में, अपने जीवन के अंदर। जब हम समाज के अंदर जाते हैं और काम के अंदर जाते हैं, IQ से EQ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें संबंध बनाने होते हैं, हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है, हमें टीम बनानी होती है। आप खुद देख लेना कि जो लोग एटीट्यूड जिनका ज़्यादा होता है, ज़्यादा इगोस्टिक होते हैं, ज़्यादा अपने आप में रहते हैं, दूसरों के साथ संबंध बनाने में कमज़ोर होते हैं, आप खुद कैसे लोगों को पसंद ज़्यादा करोगे? IQ वालों को करोगे या जिसकी IQ ज़्यादा है या जिसकी EQ ज़्यादा है? आपको उस आदमी से क्या मतलब है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है अपने आप? हम कहते नहीं है कि यार बड़ा बनता है, बड़ी बनती है, नहीं। लेकिन जो आदमी सॉफ्ट है, दूसरे के काम आता है, दूसरे को इज्जत देता है, उसको हम ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं करते। वो सिर्फ इसी वजह से है कि उसके पास EQ ज़्यादा है। तो EQ एक आदमी के पास सफल होने के लिए 80% चाहिए और IQ एक आदमी के पास 20% चाहिए। IQ ठीक है, साइंटिस्ट कोई है, मैथमेटिशियन कोई है, उनको ज़्यादा चाहिए अपनी रिसर्च करने के लिए, कोई इन्वेंशन करने के लिए, पर उनका काम लोगों से कहाँ पड़ता है ज़्यादा? वो तो अपनी लैब के अंदर बंद होकर रह जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता, कि फुर्सत नहीं मिलती इतनी कि वो करें। उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जिस आदमी को समाज में रहना है, अपने काम में रहना है, लोगों के साथ रहना है, पब्लिक के अंदर रहना है, उसके लिए तो EQ ज़्यादा जरूरी है। पहला फिजिकल डायमेंशन, दूसरा इमोशनल डायमेंशन, ठीक है, तीसरा फिर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। आपको नया सीखने के लिए विचारों के स्तर पे, क्रिटिकल थिंकिंग के स्तर पे IQ भी अच्छा होना चाहिए, और वो शार्प होता रहे, लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि IQ को बढ़ाया जा सकता है, IQ को बढ़ाया जा सकता है, दिमाग को तेज किया जा सकता है, माइंड को तेज करने के टेक्निक्स हैं, तो वो भी आपको चाहिए। लगातार आप चीज़ें सीखते रहो, पजल्स करते रहो, सुडोकू करते रहो, नई नई लैंग्वेज सीखते रहो, नई नई स्किल्स सीखते रहो, अपडेट रहो लगातार, तो उससे आपका दिमाग के अंदर सिनेप्सिस ज़्यादा बनते हैं। इसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो साइंस की भाषा में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो जितने ज़्यादा अलग अलग सिनेप्सिस बनाएंगे, उतने ज़्यादा हम दिमाग से मजबूत हो जाएंगे, उतने ज़्यादा हम शार्प हो जाएंगे, हमारा माइंड उतना तेज हो जाएगा। तो उसका तरीका एक ही होता है, नई नई चीज़ें सीखते रहो, दिमाग हमेशा एक्टिव मोड में होना चाहिए। नहीं तो दिमाग क्या होता है, 20 साल के बाद डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे करके। बाकी कोशिकाएं शरीर की 40 साल के बाद आमतौर पर डिक्लाइन करती हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, नहीं है तो वो भी 20-25 में कर देंगे, लेकिन दिमाग आपका 40 साल के बाद डिक्लाइनेशन की मोड में आ जाता है। और नई चीजें सीखने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो, तो फिर आप दुनिया की भीड़ में तो पिछड़ोगे ही, आप अपने दिमाग से भी पिछड़ जाओगे, क्योंकि वो इसको लगातार अच्छा बना रहने के लिए, लगातार बढ़िया बना रहने के लिए, लगातार इसको किसी के कोई ना कोई चैलेंजिंग काम देना होता है। दिमाग को चाहिए कुछ ना कुछ मुश्किल वाला काम, हमेशा हमेशा इसको ऐसे मोड में रखो कि इसको कुछ सीखने की आप वो देते रहो, नई नई खुराक देते रहो। इसकी खुराक क्या है? विचार। और विचार कब आएंगे? विचार कब आएंगे? आप कुछ चीज क्रिटिकली कैसे सोचोगे? जब इसके अंदर नई नई चीजें आएंगी, जब आपको मंथन करना पड़ेगा, जब आप 10 चीज पढ़ोगे, आउट ऑफ द बॉक्स देखोगे, अलग अलग जीवन पर्सपेक्टिव देखोगे, अलग अलग लोगों से बात करोगे, अलग अलग लोगों के नजरिए समझोगे। नहीं तो फिर हम हिटलर बना देता हमें ये जो दिमाग है ना, क्योंकि जब हम इस सोच के बन जाते हैं, जब हम इस सोच पे आ जाते हैं कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं सोचती हूँ वही ठीक है, तो फिर चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर व्यक्ति उस मोड में चला जाता है कि मैं ठीक हूँ, ऑथोरिटी हो जाता है, वो डिक्टेटरशिप में आ जाता है, उसका दिमाग कहता है बस ये ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जिन घरों में एक बच्चा होता है ना, सिंगल चाइल्ड होता है, वो आमतौर पे हट्टी हो जाता है, वो बच्चा जिद करता है, वो हर बात को मनवाने की कोशिश करता है माँ बाप से, क्योंकि वो अकेला बच्चा है। और जिस घर में 2-3 बच्चे या ज्यादा, एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, उनके अंदर लेन देन की बड़ी चीजें डेवलप होती हैं, नेचर उनके साथ उनको एक दूसरे के साथ जोड़ती है, वो लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, देना भी सीखेंगे, लेना भी सीखेंगे, सारी चीजें वो बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन जो अकेला बच्चा है, उसको लगता है सब कुछ मेरा है, और माँ बाप भी उसकी जिद कर, छोटी छोटी हर जिद पूरी करने के लिए उसको तैयार रहते हैं। तो आप लोगों को बता भी रहा हूँ, हमेशा 2 बच्चे करना, कम से कम एक से नहीं काम चलना। एक करोगे तो फिर वो उसे आप हिटलर बनाओगे, ठीक है ना, वो आगे जाके फिर वो ऐसे उसकी गर्दन रहेगी, बस जो मैंने कह दिया वो ठीक है, बाकी सब गड़बड़ है। हिटलर ने भी मरते हुए लिखा, उसकी किताब है माई कैंप, मेरा संघर्ष, उसमें वो लिखता है, सारी उम्र मैंने दादागिरी करी है, सारी उम्र मैंने तानाशाही करी है, डिक्टेटरशिप करी है, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि हमेशा लोगों की ओपिनियन मिलके जब कोई निष्कर्ष आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। हिटलर ने लिखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था, वो ये बात लिखने के लिए मजबूर हो गया कि जब जो चीज़ सामूहिक फैसले से होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है। और ये बात हमें पता भी है, सिद्ध भी है। एक व्यक्ति तो एक नज़रिए से देखेगा, 10 व्यक्ति उसको 10 अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, उसका मंथन करके जो चीज़ हमारे सामने आएगी वो बेस्ट होगी। तो एक व्यक्ति का निर्णय कभी अच्छा नहीं होता। एनवायरमेंटल के लिए हमारी एक जिम्मेदारी है, समाज के प्रति, जैसे समाज के प्रति जिम्मेदारी है, ऐसे हमारी वातावरण के प्रति भी जिम्मेदारी है। आज इतनी बुरी स्थिति है, हमारी धरती 800 करोड़ लोगों का बोझ सह रही है इस टाइम,
लेकिन वो इतने लोगों के लिए बनी नहीं है। कारण ये है कि 800 करोड़ों को बसाने के लिए इतना अनाज चाहिएगा, उस अनाज को पैदा करने के लिए ज़मीन चाहिएगी, ज़मीन के लिए बोने के लिए हमें जंगल काटने पड़ेंगे, और जब जंगल काटेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेंगे, कितना पोल्यूशन बढ़ेगा, कितने ग्लेशियर पिघलेंगे, कितना समुद्र का स्तर ऊंचा बढ़ता जाएगा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इतनी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, इतने AC लगेंगे। कहाँ दुनिया कैसे सर्वाइव करेगी? 2050 तक कोई भरोसा नहीं है कि हम इस दुनिया पे होंगे कि नहीं होंगे। ये बता दूं मैं आपको सच्चाई, अगर होंगे तो कितनी बुरी स्थिति में होंगे ये भी आप स्टडी कर लेना। आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है जो ये स्थितियां चलती रही तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। ये भी एक बड़ा डायमेंशन है। वो कब कर पाएंगे? जब वर्क लाइफ बैलेंस बचेगा। अगर काम में उलझे रहेंगे तो एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान कौन देगा? अगर सारे 80% लोग दुनिया के अपने काम में उलझे रहे, वो कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब है आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम क्या है? मेरे होने का अर्थ क्या है? इस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? क्या पर्पज है मेरे होने का? मेरी वैल्यूज क्या है? मेरे बिलीव्स क्या है? मैं हूं तो क्यों हूं? किस काम के लिए मैं भेजा गया हूं? उसका भी चिंतन करने के लिए समय तभी मिलेगा जब हम काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम हो श्री राम से। जीवन जो है ना वो ऐसा होना चाहिए ना, कुछ समय निकालने का अर्थ है कि अपने से भी जुड़ो, खाली बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ना। जैसे हम शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन अच्छा खाएंगे, नींद अच्छी लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे स्पिरिचुअल डायमेंशन के लिए मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन महात्मा बुद्ध का दिया हुआ मेडिटेशन है, उसको विपश्यना बोलते हैं। आजकल वो माइंडफुल के नाम से फेमस है। माइंडफुलनेस सिंपल है, उसको आराम से बैठो, चौकड़ी लगा के आती जाती सांस के ऊपर ध्यान दो। सांस एक लाइव चीज है जो चल रही है लगातार, उसके साथ जुड़ना है। जो विचार आएंगे उनको रोक दो। एक रिसर्च, एक स्टडी के अनुसार हमारे दिमाग में 50,000 थॉट्स आते हैं 24 घंटे में। 50,000 थॉट्स, चाहे हमें पता लगे या ना लगे, और उनमें से बहुत कम काम के होते हैं, बाकी सारा कूड़ा होता है। और जो लोग जितने ज़्यादा मेडिटेटिव होते हैं, जितने ज़्यादा ध्यान में रहते हैं, उतना विचारों की संख्या कम हो जाती है। मेडिटेशन कुछ नहीं है। मेडिटेशन है विचारों के प्रवाह को रोकने का नाम मेडिटेशन है, ध्यान। महर्षि पतंजलि ने कहा योग दर्शन के दूसरे सूत्र में, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। युज धातु से बना है ना, जो हमें अपने आप से मिलना सिखाता है। अगर हम बाहर जाएंगे, हम भक्ति योग में आ जाएंगे, तो वो हमें परमात्मा से मिलना सिखाता है। जब मेरा मिलन भगवान से हो जाएगा तो वो भक्ति योग है। जब मेरा मिलन मुझसे हो जाएगा, मैं अंदर उतर जाऊंगा, तो ये ज्ञान योग है। और जब मैं काम के जरिए एक्सीलेंस प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, अपने काम में 100% हो जाऊंगा एफिशिएंट, तो वो कर्म योग है। 3 ही किस्म के योग है गीता के अंदर, और हमारे सारे उपनिषदों के अंदर भी ये योग है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन भी एक बड़ा डायमेंशन है। वो कब आप ले आ पाओगे? जब आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाना सीखोगे। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। प्रायोरिटाइज टास्क। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, ठीक है। हर आदमी जो भी अपने काम को बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहता है, अपने काम को इफेक्टिवली करना चाहता है, एफिशिएंटली करना चाहता है, प्रोडक्टिव तरीके से करना चाहता है, वो आदमी एक लिस्ट बनाता है। उसे बोलते हैं टू डू लिस्ट, जो उसे काम करने हैं। कुछ लोग उसको रात को बनाते हैं, भाई अगले दिन मैंने ये काम करने हैं। कुछ लोग उसको सुबह बनाते हैं अपने काम पे जाने से पहले, ठीक है, लेकिन बनाते हैं। जो लोग भी ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं, 10 काम है मान लो, वो सारे काम लिख लेंगे। फिर उस काम में जो काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के हैं, जो आपके गोल के अलाइन है, आपका एक लक्ष्य है, आपने एक बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में तोड़ लिया, फिर आपने उन लक्ष्यों को भी डे के हिसाब से बांट लिया। भाई आज ये काम, मेरे पास 10 काम है मान लो, उसमें से ये 3 काम ऐसे हैं जो हाई प्रायोरिटी के काम है, तो उनके पे मार्क कर दो आप, ये काम तो मेरे को सबसे पहले करने हैं। अगर टाइम बचता है तो बाकी के काम मुझे करने हैं, नहीं फिर वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करने हैं, ठीक है। ये है प्रायोरिटाइज टास्क। स्टडी के अंदर ये भी पाया गया कि जो लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से टास्क को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो 25% ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मान लो आपके पास 10 काम है और काम तो 8 ही घंटे करना है, ये तो है नहीं कि आप उसको स्ट्रेच करके 18 कर दोगे या 16 कर दोगे। काम तो 8 ही घंटे करना है ना, और 8 घंटे में वो 10 के 10 काम संभव नहीं है आपके पास होने, लेकिन 3 काम हो सकते हैं उसमें जो बड़े काम है और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आज की डेट में होने ही चाहिए, वो आप डिसाइड कर। आप ये बताओ कि वो 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने हैं या बाकी 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने हैं 10 में से। अगर वो 3 कर लिया आपने तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए ना आप। तो रिसर्च अपनी जगह ठीक है कि 25% ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे हम, क्योंकि हम ज़्यादा अपने गोल के लाइन नज़दीक पहुंच जाएंगे ना उन कामों के करने से। ये मतलब है इस बात का कि जो सबसे इंपॉर्टेंट, सारे कामों की लिस्ट बना लो, जो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो कर लो, बाकी के लिए टाइम बचे तो करो, नहीं बचे तो नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे। एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, फेंसिस मेक गुड नेबर्स।
अगर आपने अपने पड़ोसियों के साथ डिमार्केशन कर रखी है, बाड़ प्रॉपर लगा रखी है, तो आपके उनसे रिश्ते अच्छे होंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमने बाउंड्री सेट कर ली, हमें अपनी हदें पता है, हमें पता है कि किस समय में हमें कहाँ पहुँचना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गोल सेटिंग में होता है। अगर हमने अपना लक्ष्य तय कर लिया तो फिर हमारा दिमाग उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी कोशिश करता है ना। वो शाहरुख खान की मूवी थी ना एक, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है ना। जो कोई आप दिल से किसी चीज़ को चाहने लगते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाती है, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सेट बाउंड्री, जब हम गोल बना लेते हैं, बाउंड्री सेट कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग जो है ना, उसके जो विचार हैं वो इस तरह से अलाइन होते हैं कि वो चीज़ों को बड़े तरीके से और करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी बाउंड्रीज को सेट रखो। जो जो काम करना है वो सारा का सारा पूरा पता होना चाहिए आपको, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके पास। तीसरा है टेक रेगुलर इंटरवल्स, जो हमने पिछली बार भी बात की थी। ब्रेक बहुत जरूरी है, और ब्रेक के लिए सबसे अच्छी टेक्निक हमने क्या डिस्कस करी थी? पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, ठीक है ना। इस पर रिसर्च भी बहुत हुई है। तो जो लोग इस तरह से काम करते हैं, 50 मिनट का काम और 10 मिनट का ब्रेक, या 25 मिनट का काम और 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा कैलिब्रेट रहता है और वो ज़्यादा क्रिएटिव काम कर पाते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक ही जगह अगर दिमाग लगा रहेगा तो वो एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और उसका थॉट प्रोसेस जो है ना वो बिगड़ जाता है बहुत लंबे समय तक ये काम करते करते। जैसे कोई भी काम करते करते मशीन गर्म हो जाती है ना, उसको हम चार्ज पे लगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया काम करते करते, उसको हम बैटरी पे लगाना पड़ता है ना, ऐसे ही दिमाग है, उसको भी हमें चार्ज देने के लिए आप 25 मिनट बड़ा फोकस काम करो, 5 मिनट थोड़ा टहल लो, या फिर कोई जिसको कोई म्यूज़िक का शौक आता एक गाना सुन लो या कुछ भी, ठीक है ना, जो भी अच्छा लगता हो, दिमाग को उस काम से हटा दो बिल्कुल। तो जब दोबारा से दिमाग काम पे जाएगा तो फोकस हो जाएगा, वो सारी की सारी जो एनर्जी जो उसने वो करी है वो सारी की सारी वो रीगेन करेगा दोबारा से। अगर बहुत लंबे टाइम तक हम काम करते रहेंगे तो वो उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। डेलीगेट एंड आउटसोर्स। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए आप बने नहीं होते। दो बातें हैं, पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप बने किस चीज़ के लिए हो। ऐसा ना हर आदमी के लिए हर काम नहीं होता, किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, किसी का लेफ्ट ब्रेन काम ज़्यादा करता है, कोई इमोशनल ज़्यादा है, कोई किसी के पास लॉजिक ज़्यादा है, ठीक है। कोई अकाउंट्स में अच्छा है, कोई डिज़ाइनिंग में अच्छा है, ठीक है ना, कोई लिखने पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, कोई एनालिसिस में ज़्यादा अच्छा है। हर आदमी अलग अलग काम में अच्छा है ना, इसीलिए तो दुनिया के अंदर इतने सारे काम है और इतने सारे लोग हैं। 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती, हर एक का अलग मन है, अलग दिमाग। जब भी आप कोई अपने लिए काम डिसाइड करते हो या कहीं नौकरी करने के जाते हो तो आप अपने रिज्यूम में लिखते हो ना मैं इस काम में अच्छा हूँ, ताकि एम्प्लॉयर को ये पता लग सके कि भाई इस चीज़ के लिए मेरे को व्यक्ति चाहिए, तो इस व्यक्ति के अंदर ये वाली खूबियाँ हैं, तभी तो आपको सिलेक्ट करता है वो। तो पहली बात तो आप ही को पता होना चाहिए आप किस काम में अच्छे हो। आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है ना, उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि या तो वो अपने पीयर प्रेशर के को देख के वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं दिमाग से, या वो अपने मन से नहीं पूछ पाते, या उनको कोई समझाने वाला नहीं होता कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, किस चीज़ के लिए वो बना है। जितना व्यक्ति खुद के बारे में जानता है, दूसरा शायद उसके बारे में ना जानता हो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, वही काम आप चूज करो। और दूसरा काम अगर आपको चाहिए तो उस काम को आप डेलीगेट कर दो, तो दूसरा बंदा ज़्यादा बढ़िया कर सकता है आपसे, ठीक है ना। हम भी कंपनी में बहुत सारे काम आउटसोर्स कर देती है, हम भी करते खुद काम। तो जो चीज़ आप नहीं कर सकते, जहाँ आपको पता है कि आपकी एनर्जी, आपकी मैन पावर, आपका फाइनेंस, आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, उस चीज़ को आप आउटसोर्स कर दो। बहुत सारे काम सारी कंपनी ऐसे करती हैं, हर कंपनी के पास हर चीज़ नहीं होती, तो इसे बोलते हैं डेलीगेशन। ऐसे जब आप अपना काम किसी और को दे देते हो करने के लिए, आपके पास 10 काम है, मान लो आपको पता है आज मैं 3 कर पाऊंगा, लेकिन सारे करने जरूरी है, तब 7 कामों के लिए दूसरे लोगों की सहायता ले लेते हो, फिर क्या, फिर वो काम भी हो जाते हैं, आपके गोल के नज़दीक भी आपको ले आते हैं, ठीक है ना। तो डेलीगेट करना सीखो चीज़ों को, जो काम आप नहीं कर सकते उसको बांट दो। अपना जो टाइम है, हमारा पर्सनल टाइम है, उसको भी शेड्यूल करो।
पर्सनल टाइम का मतलब है कि आपने फिटनेस के लिए आधा घंटा जिम जाना है, आपने साइकिलिंग करनी है, आपने अच्छा दिखने के लिए अच्छा खाना है, ठीक है ना। अपनी जो चॉइसेस हैं आपकी जो अपनी हॉबीज़ हैं उनको करने के लिए टाइम निकालो, है ना। हफ्ते में एक छुट्टी होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करो, कहीं जाना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, कुछ ऐसा खाना पसंद है जो आप बाकी दिन नहीं कर सकते, वो बना के खाओ, या बाहर रेस्टोरेंट में जाओ, दोस्तों के साथ मिलना पसंद है, उनसे मिलो, ठीक है। तो अपने लिए पर्सनल टाइम होना चाहिए आपके पास। कोई ये नहीं है कि भाई हर आदमी का अलग इंटरेस्ट होता है, तो जो भी जिसका इंटरेस्ट है उसके साथ भी आप अलाइन रहो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जीवन के आपके इमोशनल और सोशल और पर्सनल उन सारे आयाम को कहीं ना कहीं पूरा करेगा। जब कोई आदमी अपनी मनपसंद काम के अंदर अपना समय बिताता है ना, वो तो टाइम खराब नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है टाइम को, है ना। जैसे अच्छी किताबें खरीदना या अच्छी एक नई स्किल सीखना, वो इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपको देके जाएगी और ज़्यादा। आप अच्छा पढ़ोगे, नई स्किल सीखोगे, आपके अंदर वो वैल्यू एडिशन करेगी, आपके हुनर को और ज़्यादा बढ़ाएगी, और वो हुनर फिर रेसिप्रोकली आपको क्या करेगा, और ज़्यादा कमा के देगा, ठीक है ना। जैसे आप अपनी सेविंग्स करते हो, उनको इन्वेस्ट करते हो, ये तो नहीं बोलते ना हम खर्चा कर दिया, सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको आपका पैसा ही आपको पैसा कमा के देता है। कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ FD करा देते हैं, कुछ शेयर बिजनेस में लगा देते हैं पैसा, ठीक है ना। कोई म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, जो जिसकी अच्छा लगता है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही जब आप अपने लिए समय, प्रोडक्टिव टाइम अपने लिए यूज करते हो, अपनी हॉबीज के अंदर लगाते हो, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है आपकी टाइम की। अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप। उसको ये मत सोचो कि मैंने टाइम खराब कर दिया, इतने में तो मैं और पैसा कमा सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है, तो उसके लिए भी समय निकालो। एक बहुत बढ़िया टिप है, लर्न टू से नो, ना कहना सीखो। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मना नहीं कर पाते, उस मना ना करने की वजह से हमें कई तरह के लॉसेस का सामना करना पड़ता है। हम अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस करते हैं। आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, आप हर एक के काम आओ, लेकिन आपके पास टाइम कम है, आप अपने टाइम को काट के दूसरे की हेल्प कर रहे हो, अपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के दूसरे के लिए हाँ कर रहे हो, वो गलत है। तो लर्न टू से नो, जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं, ना करना। ना करना भी एक बहुत बहुत जरूरी और बहुत अच्छी आदत है। अंत में हमेशा की तरह से टेक केयर ऑफ यू, उस पर हम बात कर ही चुके हैं कि अपना ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं तो कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हम वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बना सकते हैं, जीवन के सब आयामों के अंदर कैसे संतुलन स्थापित कर सकते हैं, और एक सफल जीवन का कैसे आनंद ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।